हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अभी मलेरिया लाइफ साइकिल। एक्चुअल में मैंने पहले इसलिए बना दिया कि इसको लिखता तो लिखने में ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता, फिर समझाते हैं तो कोई वो नहीं होता, फ्रूटफुल नहीं होता, तो मैंने बना दिया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। एक्चुअल में प्रोटोजोन है ये, इसकी 4 स्पीसीज है, चारों का भी इसके बाद बताएंगे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मैलेरिया है, प्लाज्मोडियम ओवेल है। ये चारों नाम आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। चारों से अलग अलग 4 तरह के डिफरेंट मलेरिया होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे कौन किस प्लाज्मोडियम से कौन से मलेरिया होता है। पहले तो हम इसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर एक एक मलेरिया का डिस्कशन करेंगे। ये तो एक्चुअल में प्लाज्मोडियम जो होता है ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक का मतलब ये हो गया कि दोज पैरासाइट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इनटू अल्टरनेट होस्ट इज कॉल्ड डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाई मीन्स टू, जेनेटिक, कंप्लीट देयर लाइफ स्पेन। तो वो पैरासाइट जो अपने लाइफ को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, एक सिंगल होस्ट में नहीं कंप्लीट करता, उसको हम डाइजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम वन ऑफ देम। अब डाइजेनेटिक पैरासाइट, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट का ही एक एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम को पैथोजन पता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज लिखिएगा क्योंकि 4 अलग अलग है। वाइवेक्स है, फैल्सीपेरम है, मैलेरिया है, ओवेल है, चारों से अलग अलग होता है मलेरिया। तो अब प्लाज्मोडियम स्पीसीज यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्पीसीज लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग लाइफ साइकिल सबकी एक समान चलती है, अलग अलग नहीं होती है चारों की। इसका जो इन्फेक्शन होता है हमारे में वो मॉस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो के बाइट से आता है। ये एक आदमी से, ये एक वेक्टर का काम करती है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो एक आदमी से दूसरे आदमी में ले जाती है। एक चीज़ ध्यान रहे, हमें बाइट भी फीमेल एनोफिलीज ही करती है, मेल बाइट नहीं करता। मेल तो मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे रहता है। फीमेल भी जो बाइट करती है हमारे में, तो वो हमें बाइट करती है फूड सक करने के लिए नहीं, हमारे ब्लड सक करके ले जाके वो अपने एग के ऊपर डालती है। ये पैरासाइट नहीं है हमारे पे, कंप्लीट पैरासाइट नहीं है। ब्लड सक करती है लेकिन ये फूड के लिए नहीं करती है। उस ब्लड को ले जाके अपने अंडे के ऊपर डालती है। अंडे में आयरन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, अंडे में हैचिंग होता है, लार्वा बनता है, उसके बाद से इसके डेवलपमेंट होते हैं। ये काम करती है मॉस्कीटो। तो मॉस्कीटो में ध्यान रखना, मॉस्कीटो में जो भी इसका डेवलपमेंट होता है मॉस्कीटो का, वो डेवलपमेंट जो फूड लेती है, डेवलपमेंट होता है वो आयरन के फुलफिल करने में, आयरन के फुलफिल होने से होता है। मॉस्कीटो भी, फीमेल एनोफिलीज भी जो बाइट करती है वो अपने अंडे पे ले जाके इसको मतलब क्या कहते हैं, हमारे ब्लड को पाउल्ड करती है या उसके ऊपर डालती है, तब जाकर उसके अंडे का मेटामॉर्फोसिस होता है। अदरवाइज मॉस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज जो बाइट करती है हमें, वो फीमेल एनोफिलीज फूड के लिए बाइट नहीं करती, फूड के लिए बाइट ये करती नहीं हमें, इसलिए पैरासाइट नहीं है ये। अब देखो होता क्या है, फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी, हमें मलेरिया तब होगा जब वो किसी मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन को अगर बाइट किया होगा। जैसे ये मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको बाइट किया होगा तो उसके गट में अगर उस मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में, उनके आरबीसी में गेमिट्स होगा तो फीमेल एनोफिलीज में जाके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो उसका मैच्योर स्पोरोजोइट होता है, स्पोरोजोइट मैच्योर, इसके मतलब क्या कहते हैं, गेमिट्स होते हैं, वो स्पोरोजोइट उसकी क्या कहते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन होगा गट में, गट से उसके आ जाएगा सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड में आने के बाद वो फिर सलाइवा के थ्रू आ जाएगा हमारे ब्लड में। तो अब सुन लो, जब फीमेल एनोफिलीज बाइट तो डेली करती है फीमेल एनोफिलीज जो भी काट रही है, लेकिन जब तक मलेरियल पैरासाइट उसके सलाइवा में जब तक स्पोरोजोइट नहीं आएगा तब तक फीमेल एनोफिलीज के बाइट करने से मलेरिया नहीं होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड या डिप्रेस्ड दैट मॉस्कीटो बाइट कर लिया तो मलेरिया होगा ही होगा, नहीं। मलेरिया तब होगा जब आसपास आपके किसी को मलेरिया हुआ हो और फीमेल एनोफिलीज ने उसको बाइट कर रखा हो। वैसे ऑब्वियसली तो बाइट करेगी आसपास मलेरिया हो तो अगर मलेरिया कहीं स्प्रेड हो रहा हो तो तुरंत मॉस्कीटो नेट का यूज करें या मॉस्कीटो रिपेलेंट्स का यूज करें, मॉस्कीटो से बचें। अगर बाइट मलेरिया नहीं है तो अगर बाइट कर भी लिया फीमेल एनोफिलीज में ने तो आपको मलेरिया नहीं होगा। अब मान लो सपोज दैट कि वो फीमेल एनोफिलीज ने आपको बाइट किया जिसके सलाइवा में ट्रोफोजोइट था।
अब वो ट्रोफोजोइट हमारे ब्लड में आ जाएगा। ब्लड से ये ट्रोफोजोइट घूमते हुए चला जाता है हमारे लीवर में, हिपैटिक सेल्स में। इनके जो फर्स्ट टारगेट सेल होता है वो होता है हिपैटिक सेल। तो सबसे पहले ये फीमेल एनोफिलीज कहाँ पहुँचती है, सॉरी स्पोरोजोइट कहाँ पहुँचता है, बाइट के बाद हमारे लीवर में। जब लीवर में आ जाएगा तो लीवर में आकर के ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है लीवर में। लीवर सेल में आएगा ये स्पोरोजोइट, लीवर सेल में चला गया, ये मान लो लीवर सेल है। लीवर सेल में मल्टीपल फिशन करता है, मल्टीपल फिशन करेगा, लीवर सेल को रप्चर करेगा। जब रप्चर होगा लीवर सेल, वहाँ से ये घुस जाता है हमारे आरबीसीज में। ये सब के सब क्या है, आरबीसीज हैं ये। अब जब ये एक बार हमारे आरबीसी में आ जाएगा तो शुरू में जब आएगा आरबीसी में, तो शुरू में जब आएगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ये हमारे आरबीसी में, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है। तो यही है, शुरू में जब ये आएगा तो हमारे आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, आरबीसी के अंदर मल्टीपल फिशन करके उसके बाद ये ब्लास्ट होगा। आरबीसी के अंदर इतना ज़्यादा, एक चीज़ बताया था कि सिकल सेल एनीमिया जिसको हो उसके आरबीसी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आरबीसी राउंड नहीं होगा, सिकल सेप्ड होगा, उस आरबीसी में जगह ही नहीं होगी, उसमें बीच का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता। तो उस मतलब हेल्दी पर्सन के आरबीसी में आएगा, आरबीसी में पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद आरबीसी फिर रप्चर होती है। जब ये आरबीसी रप्चर होगा तो उसके बाद ये न्यू आरबीसी में घुस जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, जब ये आरबीसी में एंटर कर जाएगा, आरबीसी में घुसने के बाद एक बार जब रप्चर होगा तो एक बार में इस आरबीसी से मिलियन बिलियन मतलब इसके एसेक्सुअल स्पोर्स निकलेंगे। वो सारे जब स्पोर्स हमारे ब्लड में आ जाते हैं तो इसी में से, आरबीसी में से, यही मलेरियल पैरासाइट एक प्रकार का केमिकल रिलीज कराता है, दैट इज कॉल्ड हीमोज्वाइन। इसी में से ये क्या रिलीज कराता है, हीमोज्वाइन। यह हीमोज्वाइन पिगमेंट हमारे में फीवर लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर से सुन लो, लीवर सेल में आएगा, लीवर सेल के बाद ये एंटर कर जाएगा हमारे आरबीसी में। मॉस्किटो बाइट किया, बाय द वे मान लो कि उसके सलाइवा में क्या है, स्पोरोजोइट है, वो स्पोरोजोइट सबसे पहले आएगा हमारे लीवर सेल में। लीवर सेल में स्प्रेड करना शुरू करेगा। ये तमाम काम में उसको कम से कम 14 डेज लगते हैं, इसलिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 14 डेज का होता है। ध्यान रहे, इंक्यूबेशन पीरियड जो प्लाज्मोडियम का होता है हमारी बॉडी में 14 डेज का होता है। आज अगर मॉस्किटो ने बाइट किया, आज अगर इसके सलाइवा में स्पोरोजोइट आ गया तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज तक लीवर में मूव करता है। लीवर के बाद अगले 7 डेज तक लगभग आरबीसी में वो मूव करेगा। अब आरबीसी के अंदर यहाँ लीवर में से रप्चर होकर कराया, लीवर से आ गया कहाँ पे, आरबीसी में। जब आरबीसी में आया तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। जब आरबीसी में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करने के बाद आरबीसी को रप्चर करेगा। शुरू में तो फीवर नहीं आता है, 2-4 आरबीसी रप्चर होते हैं, फिर 1 से 4 में एंटर किया और मान लो 1 से 1000, एक आरबीसी के अंदर 1000 अगर स्पोर्स बन रहे हैं तो 1000 नए आरबीसी में घुसेगा। अब वो फिर 1000 नए आरबीसी में मल्टीप्लाई करेगा। बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है ये। जब आरबीसी में ये जाएगा, आरबीसी रप्चर होगी, हीमोज्वाइन रिलीज होगा, तो ये हमारे में फीवर लाता है। जब एक साथ आरबीसी इतने ज़्यादा एंटीजन हमारे ब्लड में फैल जाते हैं, तुरंत हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर हाई करना शुरू कर देता है। 3 फेजेज होते हैं फीवर के। एक फेज में जिसको बोलते हैं हम चिलिंग फेज या शिवरिंग फेज। फीवर आने के पहले मरीज को, अगर जून का महीना है उसमें भी ठंड लगेगी, रजाई उड़ा दो फिर भी वो कांपेगा मरीज। ये कंडीशन इसमें हो जाती है। मलेरियल फीवर में कांपने लगेगा। वो कांपने के बाद मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद भयंकर फीवर शुरू होगा। 102, 103, 104 तक, मतलब 101 से ऊपर ही फीवर रहेगा। बहुत मतलब हाई फीवर होता है। उस हाई फीवर के बाद खूब तेज फीवर रहेगा, वो 1 घंटे, आधे घंटे, जितना देर रहेगा, 2 घंटे रहेगा जनरली। उसके बाद स्वेटनिंग फेज शुरू होगा, लगेगा पसीना होने, पसीना होकर के फीवर डिक्लाइन हो जाएगा। होता क्यों है कि जब ये रप्चर होता है हमारे बॉडी में तो अचानक से जब इतने ज़्यादा एंटीजन फैलते हैं तुरंत हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर हाई करना शुरू कर देता है। जब उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए WBC प्रिपेयर होते हैं, तब तक ये सब नए नए आरबीसी में इंटर कर जाता है। अब WBC की खासियत होती है कि ऊपर से देखेगा कि ये RBC है, उसके पास सेल्फ और नॉन सेल्फ की कैपेसिटी होती है, रिकॉग्निशन पावर होता है WBC के पास, मैक्रोफेजेज के पास, लिम्फोसाइट के पास। अब वो ये देखेगा कि ऊपर से कि ये RBC है तो इसको नहीं किल करेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, स्पोरोजोइट, मतलब इसका क्या है, पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम है। अब ऊपर से RBC को नहीं किल कर सकता,
अंदर इसके प्लाज्मोडियम है, अंदर जाकर किल नहीं कर सकता WBC के अंदर, WBC RBC के अंदर। WBC खुद ही RBC से बड़े होते हैं, ये एंटर ही नहीं करते हैं RBC में। अब होगा क्या कि ये जब एक बार RBC में फैलना शुरू करेगा, फीवर लाना शुरू करेगा, उसके बाद हमारे ही RBC में ये सिग्नेट रिंग स्टेज आता है, देखने में रिंग लाइक हो जाता है अंगूठी की तरह, सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं उसको। ये हमारे ही RBC में फिर गेमिट बनाना शुरू करता है। कुछ में बनता है फीमेल गेमिट, कुछ में बनेगा मेल गेमिट। अब ये मेल और फीमेल गेमिट, मान लो सपोज दैट ये RBC है, ये भी ये मेल गेमिट बन गया, ये फीमेल गेमिट बन गई, ये भी RBC है। ठीक है, अब ये दोनों गेमिट जब बन जाएगा हमारे RBC में, उस समय अब हम क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर ये कह लो इस इन द सेंस दैट, या कैरियर हो जाएंगे इस प्लाज्मोडियम का। क्योंकि अब हमें जो RBC, अगर हमें मलेरिया हो गया, हमारे ब्लड में ये RBC में रप्चर हो गया, मलेरिया से हम सफ़र कर रहे हैं, फीवर आ रहा है, हर 48 आवर्स पे फीवर आता है, कुछ में 72 आवर्स पे आता है। अब हम क्या हो गए, मलेरिया कैरियर हो गए। अब कैरियर हो गए, अब हमें अगर फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है तो ये जो गेमिट बने हैं हमारे RBCs में, ये गेमिट ट्रांसमिट होकर चले जाएंगे किस में, मॉस्किटो के माउथ से होते हुए उसके गट में ये दोनों गेमिट जा करके मॉस्किटो के गट में फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ध्यान रहे, जब हमारे RBC में गेमिट बन जाएगा, उसके बाद फीमेल एनोफिलीज हमें बाइट करेगी तो हमारे ब्लड में आने लगता है। जनरली फीमेल एनोफिलीज होता क्या है कि दिन के टाइम में ही हमारे ब्लड, डीप ब्लड मतलब वेसल्स में होती है। रात में जब हम सो जाते हैं तो सुपरफिशियल पे आ जाता है, हमारी ऊपर की जो वेन्स होती है, कैपिलरी होती है, उसमें आ जाते हैं ये गेमिट। तो जनरली मॉस्किटो रात में जो बाइट करती है वो ज़्यादा डेंजर हो जाता है। फिर अगर हमें मलेरिया हो गया और हमें एक भी मॉस्किटो ने अगर बाइट नहीं किया तो हमारे से मलेरिया दूसरे में नहीं जाएगा, मलेरियल साइकिल वहीं ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे में एक बार मलेरिया हो गया और हमें फिर दोबारा मॉस्किटो बाइट करती है तो दूसरे में फैलाएगी ले जाके। अब क्या होगा कि हमारे RBC में ओन ड्रिंक कर रहा है, रात के समय फिर फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी। अब ये गेमिटोसाइट्स जो है वो चला जाएगा फीमेल एनोफिलीज के गट में, इसके एक्चुअल में इंटेस्टाइन की वॉल में जा कर के फर्टिलाइज करेगा। यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों मॉस्किटो के स्टमक के गट के या स्टमक के वाल के अंदर जाके फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज होने के बाद वहीं पे इनमें होगा मियोसिस। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में होगा मियोसिस, और जब जाइगोट में मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। अब वो हैप्लॉइड स्पोर्स क्या हो जाएंगे, चले आएंगे उसके सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड में आ जाएंगे और वहाँ से ये फिर क्या होने लगेंगे, रप्चर होना शुरू हो जाएंगे, या ये कह लो कि वहाँ से ये फिर से स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे हमारे मॉस्किटो से हमारे बॉडी में। अब ये आ गया सलाइवा में, सलाइवा में जब आ जाएगा उसके बाद ही अगर फीमेल एनोफिलीज हमें बाइट कर रही है या दूसरे पर्सन को बाइट कर रही है, उस कंडीशन में ये अब क्या होगा, स्पोरोजोइट उस आदमी की बॉडी में आ जाएगा। अब मान लो दूसरे आदमी की बॉडी में गया। एक चीज़ और भी है, इस आदमी की बॉडी में अगर चला गया, इसको फीवर हुआ, अगर इस आदमी को फिर किसी दूसरे मॉस्किटो ने नहीं बाइट किया तो फिर यहीं ब्रेक हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि जिस फीमेल एनोफिलीज ने हमें बाइट किया वो फीमेल एनोफिलीज को हमने मार दिया, किल कर दिया, मॉस्किटो रिपेलेंट से मार दिया या मॉस्किटो किलर लगा के मार दिया इसको। अब ये यहीं पे साइकिल ब्रेक हो जाएगी, फिर दूसरे में नहीं जाएगा। मलेरियल स्पोरोजोइट तभी दूसरे में ट्रांसफ़र होगा जब इन्फेक्टेड पर्सन को फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी या इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी। फिर से सुन लो, मलेरिया तब होगा जब या तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को हेल्दी फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी, जब हेल्दी फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी तो वो इन्फेक्टेड हो गई। अब ये इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज अगर मर गई तो वहीं ख़त्म हो गया कहानी। लेकिन अगर इसने किसी हेल्दी पर्सन को फिर बाइट कर दिया तो फिर उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला जाएगा, अब फिर उसके लीवर में जाएगा, फिर लीवर में ये सेक्सुअल साइकिल चलेगा, ये सेक्सुअल लीवर से फिर कहाँ चलाएगा, उसके RBC में आएगा, फिर RBC में सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, उसके RBC को रप्चर करेगा, हीमोज्वाइन रिलीज करेगा। अब हीमोज्वाइन रिलीज करेगा फिर उसमें फीवर मंगाएगा ये। अब उस आदमी में फीवर आ गया, फिर उसके भी ब्लड में ये बनना शुरू होगा। अब अगर उस आदमी को फिर दूसरी फीमेल एनोफिलीज बाइट कर रही है, वो फिर किसी थर्ड फोर्थ आदमी को
बाइट कर रही है, फिर वो कैरियर हो जाएगा, फिर वो फोर्थ आदमी में जाएगा। इस तरह ये पूरी की पूरी हमारी कम्युनिटी में फैलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर आपके आसपास कहीं स्टेगनेंट वाटर हो या रुका हुआ पानी हो तो उसको क्या करें, आप क्लीन करें। क्लीन इन द सेंस दैट कि वहाँ ये फीमेल एनोफिलीज जो होती है वो अंडे देती है स्टेगनेंट वाटर में या रुके हुए पानी में। अब रुके हुए पानी में अंडे देगी, फिर उससे लार्वा बनेंगे, फिर उससे मॉस्किटो फैलेंगे, वो फिर किसी ने इन्फेक्टेड को काटेंगे, इन्फेक्टेड के बाद फिर हेल्दी पर्सन को काटेंगे। तो ध्यान रखना इसमें। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, फीमेल एनोफिलीज अगर बाइट कर रही है, उसके सलाइवा में अगर स्पोरोजोइट नहीं है तो मलेरिया नहीं होगा। अगर उसके स्पोरोजोइट में है, उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट है तो वो हेल्दी पर्सन में ले आके ट्रांसमिट कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है। फीमेल एनोफिलीज को नहीं पता है कि हम मलेरिया बांट रहे हैं। फीमेल एनोफिलीज तो जो ब्लड सक कर रही है वो इसलिए सक कर रही है कि इस ब्लड को ले जा करके वो अपने अंडे पे डालेगी, अंडे में हैचिंग होगा। फीमेल एनोफिलीज को थोड़ी पता है कि हमने जो काटा है उस आदमी के आरबीसी में मलेरियल गेमिट था, हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है, हमारे सलाइवा में ये गेमिट है, हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फीमेल एनोफिलीज को कुछ नहीं पता। वो तो अपने वो तो ब्लड को सक करिए अपने एग के डेवलपमेंट के लिए। अब उस ब्लड को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसके लीवर में जाएगा, फिर लीवर में एसेक्सुअल चलेगा। लीवर में जब तक चलता है तब तक फीवर नहीं आता। लीवर से जब ये आरबीसी में आ जाएगा उसके बाद फीवर करना शुरू कर देगा, और जब एक बार फीवर होना शुरू हो जाएगा उसके बाद तुरंत ये फिर हर 48 घंटे पे फीवर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसकी दवा दे दी तो ये रुक जाता है। इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। इस कंप्लीट नाम सुना होगा इसके, जनरली इसकी जो दवा दी जाती है क्लोरोक्विन। वो क्विनीन एक प्रकार का एल्कलॉइड है, सिनकोना के बार्क से निकाला जाता है। सिनकोना नामक ट्री से के बार्क से क्विनैन जिसको बोलते हैं, क्विनीन निकाला जाता है। वो क्विनीन बैक्टीरिया के इलाज में काम आता है। इसकी डिस्कवरी किया था रोनाल्ड रॉस ने। इंडियन ओरिजिन के एनआरआई थे ये, ब्रिटिश सेना में डॉक्टर थे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के पास जगह है, उत्तराखंड में अभी है करंट, वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ डॉक्टर थे ये। जब ब्रिटिश सेना के कई सैनिक मरने लगे फीवर से तो उन्होंने ब्लड डिटेक्ट किया, तो उस ब्लड में उनको एक मतलब क्या कहते हैं आरबीसी में एंटीजन मिला। पता चला कि ये एंटीजन जो है वो प्लाज्मोडियम है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो ये कंप्लीट प्लाज्मोडियम का है। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, कई बार 5 नंबर में ये एक बार आया हुआ है बोर्ड में आपके। तो आप इसको बनाने का सिंपल तरीका याद रख लो। एक बार मॉस्किटो, कोई ज़रूरी नहीं है हाथ बनाना, अगर हाथ और मॉस्किटो बनाने नहीं आता है कोई बात नहीं, यहाँ आप सिर्फ लिखोगे मॉस्किटो बाइट्स टू हेल्दी पर्सन। इस हाथ बनाने की जगह क्या लिखोगे, मॉस्किटो बाइट्स टू हेल्दी पर्सन, ये लिख देना। मैं इसमें लिख देता हूँ मॉस्किटो बाइट्स टू हेल्दी पर्सन, मॉस्किटो बाइट्स टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, इतना लिख देना। ये हाथ और मॉस्किटो बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना, डायरेक्ट बनाना लीवर। ठीक, अब यहाँ लिख देना पैरासाइट या स्पोरोजोइट जो आएगा वो इन्फेक्ट। एक चीज़ और भी 1 नंबर में पूछा हुआ है कि प्लाज्मोडियम के इन्फेक्टिव स्टेज को क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट, याद रखना। पैरासाइट उसी का नाम है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट याद रहे तो अति उत्तम, नहीं तो पैरासाइट लिख सकते हो। स्पोरोजोइट नहीं याद है तो स्पोरोजोइट या पैरासाइट रीच इन लीवर थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, ये लीवर में। अब यहाँ 3 काम कर दो, ये स्पोरोजोइट लीवर सेल बना दो, लीवर सेल में इसका मल्टीप्लिकेशन करा दो और यहाँ पे उस लीवर सेल को रप्चर करा दो। यानी पैरासाइट रिप्रोड्यूसेज एसेक्सुअली इन द लीवर सेल्स ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग द ब्लड। अब क्या होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और इस हिपैटिक सेल को क्या करेगी, ये रप्चर करेगी, ब्लास्ट करेगी। हिपैटिक सेल रप्चर हो गया और रिलीज्ड इनटू ब्लड, ये ब्लड में चली जाएगी। अब ब्लड में जाने के बाद ये पैरासाइट क्या करेगा, ये स्पोरोजोइट ब्लड में पैरासाइट रिप्रोड्यूसेज एसेक्सुअली इन आरबीसी ब्रस्टिंग दिस आरबीसी कॉजिंग फीवर एंड पैरासाइट एंटर्स इन न्यू आरबीसी। अब यहाँ क्या होगा, ये मैंने छोटा करके लिख रखा है एनसीईआरटी में, इसको बहुत लेंथी कर थोड़ा बड़ा किया है। तो पैरासाइट क्या होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा हमारे आरबीसी में। एक पैरासाइट एक आया, अब एक से ये 10, 50, 100, 1000 बनेगा। इस 1000 बनने के बाद इसको ब्लास्ट करेगा, इसमें से निकल के नई आरबीसी में घुसेगा, ये न्यू आरबीसी है। तो वही लिखा है कि पैरासाइट रिप्रोड्यूसेज एसेक्सुअली इन आरबीसी ब्रस्टिंग द आरबीसी कॉजिंग फीवर एंड पैरासाइट एंटर्स इन न्यू आरबीसी। अब जब न्यू आरबीसी में आ जाएगा तो यहाँ पे चलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्टेज या गैमिटोसाइट।
डेवलपिंग इन आरबीसी। अब धीरे धीरे यहाँ क्या हो जाएगा, गैमेटोसाइट डेवलप होने लगेगा। कुछ जो होंगे स्पोर वो प्लस एस्ट्रिन की तरह बिहेव करेंगे जो मेल कहलाएंगे, कुछ स्पोर जो होंगे वो माइनस एस्ट्रिन की तरह बिहेव करेंगे जो फीमेल गैमेट कहलाएंगे। अब ये मेल और फीमेल गैमेट जिसके बॉडी में बन गया, तो यहाँ फिर मैंने लिख दिया है फीमेल मॉस्किटो टेक गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील। अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मलेरिया हो चुका है, यहाँ जो कि फीवर कॉज करेगा, मलेरिया हो जाएगा, उस मलेरिया वाले आदमी को अब फिर ये दूसरी फीमेल एनोफिलीज या वही फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी, तो उसकी माउथ से होते हुए उसके इंटेस्टाइन में ये दोनों गैमेटोसाइट पहुंच जाएंगे। अब उसकी इंटेस्टाइन में जा करके ये दोनों गैमेटोसाइट क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज कर जाएंगे। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मॉस्किटो गट, फर्टिलाइजेशन इन मॉस्किटो गट, वही बात है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मॉस्किटो गट, मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें होगा मियोसिस। यहाँ जो सेल डिवीजन होगा वो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, यहाँ पे होगा मियोसिस। ध्यान रहे यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। जब जाइगोट में मियोसिस, यहाँ जगह नहीं था तो एक ही बना दिया डायरेक्ट, नहीं तो अगर यहाँ बनाना चाहिए था तो यहाँ जाइगोट बना देना, जाइगोट में करा देना मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोरोजोइट फिर बनेंगे। अब वो हैप्लॉइड स्पोरोजोइट उसकी गट से आ जाएंगे उसके सलाइवा में, फीमेल एनोफिलीज के। अब जब जिसको वो बाइट करेगा उसके सलाइवा से निकलता जाएगा वो स्पोरोजोइट न्यू होस्ट की तलाश में। अब फिर न्यू होस्ट की तलाश में चला जाएगा। तो जो इतना दूर का लाइफ साइकिल है, यानी दो चीज़ चला, क्या हुआ, तो एक फर्टिलाइजेशन और दूसरा मियोसिस। ये कहाँ पे हुआ, तो मॉस्किटो में हुआ, ठीक है। और बाकी जितना डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ पे हुआ, ह्यूमन होस्ट में हुआ। तो इस तरह से इसके दो पैरासाइट हो गए, प्राइमरी पैरासाइट ह्यूमन हो गए, सेकेंडरी या अल्टरनेट। ध्यान रखना, लोग नहीं कहते हैं ये मेरा प्राइमरी काम है, ये मेरा सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी जो होता है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या अल्टरनेट होने के लिए चाहिए। तो ये सेकेंडरी होता है वो मॉस्किटो है, प्राइमरी जो होता है वो मैन होता है। प्राइमरी में डिजीज कॉज करेगा ये मेन, जो सबसे ज़्यादा अगर ब्रॉड लाइफ साइकिल है तो वो प्राइमरी में ही है। सेकेंडरी में तो बहुत कम समय के लिए लाइफ साइकिल इसका चल रहा है, केवल फर्टिलाइजेशन हुआ, मियोसिस हुआ, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी से निकल के फिर प्राइमरी में घुस गई। तो इसके कंडीशन ये होते हैं, ध्यान रखना इसको। अब ये फिर यहाँ से ट्रांसमिट करने का काम शुरू करने लगेंगे। तो इसमें 3-4 चीज़ पूछेगा। एक तो सिम्टम अगर पूछ दे तो सिम्टम याद रखना। सिम्टम होगा क्या, चिल्स विथ हाई फीवर एंड स्वेटनिंग, या फीवर जो होगा कंप्लीटेड इन 3 स्टेजेस।